अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। एक नई सनसनीखेज खबर आ रही है। भारत से मजदूर अब इजराइल ले जाए जाएंगे और इसकी रिक्रूटमेंट ड्राइव भी शुरू हो गई है। लेकिन इसमें एक पेच है। बात केवल ये नहीं है कि 7 अक्टूबर के बाद अचानक इजराइल में लेबर शॉर्टेज हो गई क्योंकि फिलिस्तीन मजदूरों पर प्रतिबंध लग गया और इसलिए इजराइल को मजदूरों की जरूरत है और भारत से मजदूर वो भाड़े पे ले जा रहा है। ये करार, ये समझौता कि भारत से मजदूर इजराइल जाएंगे, ये 7 अक्टूबर 2023 जब हमास का हमला हुआ उसके पहले ये करार हो चुका था। और इस करार में जो एली कोहेन, जो इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद का इस पे बाकायदा एक करार हुआ था कि 42,000 भारतीय मजदूर इजराइल भेजे जाएंगे। अब आप देखिए ये कितनी बड़ी साजिश है। पहले हिंदुस्तान में ये ऐसा माहौल बनाया गया नोटबंदी के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से, और उसके बाद कोविड में जो मार पड़ी कि भारत में जॉब्स ही नहीं रहे। आज जो भारत के जॉब मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह तो आप लोग गूगल करके जान लेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी बढ़ी है, बेरोजगारी कितनी बढ़ी है, बेरोजगारी दर कितनी बढ़ी है। बात यह है कि जो भी जॉब्स अवेलेबल हैं बहुत ही कम पैसा देने वाली और जिनमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी आप निकाले जा सकते हैं। पब्लिक सेक्टर में जॉब्स ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं। जो जॉब्स हैं भी जिनके लिए एग्जाम हो रहा है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में जिसमें 60 लाख लोगों ने आवेदन दिया, बिहार तक से लोग आए, वहां पर पेपर लीक हो गया लास्ट में। और पूरे 60 लाख लोगों ने, सोचिए, हर स्टूडेंट ने करीब, हमारे ख्याल से हर स्टूडेंट से 400 रुपये लिया गया था। कितना बड़ा ये स्कैम है। और इसी तरह से हर जगह हो रहा है। पब्लिक सेक्टर जॉब है ही नहीं। और एक तरफ आप ये माहौल पैदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इजराइल में इंडियन लेबर ले जा रहे हैं। अभी तक देखिए बात सामने आई थी कि इजराइल, भारत में जो अडानी ने जो ड्रोन्स बनाए हैदराबाद में, इजराइल की इल्बिट कंपनी के साथ मिलकर वो ड्रोन्स 20 कम से कम ड्रोन वहां भेजे गए हैं और गाजा पे बमबारी में वो इस्तेमाल हुए हैं। इस पे बाकायदा हमास ने, मैंने एक वीडियो बनाया था इसके पहले और अच्छा चला वो, और आप सबका बहुत धन्यवाद उस बारे में। हमास ने वार्निंग दी इंडियन गवर्नमेंट को कि अगर इस तरह से काम होता रहा तो हम मानेंगे कि फिलिस्तीन के साथ आप हमेशा रहे हैं, अभी भी आप कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन इस तरह का अगर काम जारी रहा तो फिर ये समझा जाएगा कि भारत भी जो गाजा में जेनोसाइड हो रहा है उसमें हिस्सेदार है। अब बताइए, इतनी बड़ी बात। और अब जाके ये बात समझ में आई है कि ये बात खुली है कि इजराइल जो है भारत के मजदूर भेजे जाएंगे और रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू हो गई है। और रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑलरेडी लखनऊ में और रोहतक, हरियाणा, जो 2 बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, वहां पर चल भी गई है और उसमें बहुत हजारों लोगों ने आवेदन दिया। तनख्वाह कह रहे हैं 1,30,000 देंगे। और लेकिन वही बात है कि कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कब वापस भेज देंगे, कुछ भी इस तरह की चीज नहीं, कोई गारंटियर भी उसका नहीं है। अच्छा, एक और चौंका देने वाली बात वो ये कि इसमें बाकायदा प्रधानमंत्री के पोस्टर्स लगे रिक्रूटमेंट ड्राइव में। अगर ये एक नॉर्मल रिक्रूटमेंट ड्राइव होती तब भी समझ में आता। इजराइल की एजेंसीज आई, उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के भी पोस्टर्स लगाए और उन पोस्टर्स से लोगों को लुभाया कि जैसे भारत के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि यहाँ का जो मजदूर है या यहाँ के जो लोग हैं, जो काम करने वाले, वो इजराइल जाए। अच्छा, 1,30,000 मजदूरों के लिए नहीं है वो, ये केवल जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए है, क्योंकि अचानक उनको इजराइल में इस तरह की स्थिति पैदा हुई। लेकिन देखिए ये वही बात है कि पहले से ये प्लानिंग इनकी चल रही थी। तो ये जो दोहरी नीति है कि एक तरफ फिलिस्तीन का आप साथ दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो दिल है आपका इजराइल के साथ है, आपकी विचारधारा इजराइल के साथ है, जबकि सच्चाई ये है कि जो यहां के मजदूर बाहर जाते रहे, मिडिल ईस्ट में काम करते रहे, दुबई गए हैं, अबू धाबी गए हैं, सऊदी अरेबिया गए हैं, उन्होंने कभी किसी भी तरह के मजहबी प्रोसिक्यूशन की बात की ही नहीं। उनके साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें उनके मजहब पे सवाल उठाया गया। एक लंबा ट्रेडिशन रहा है यहाँ से इंडिया से गल्फ जाने का, और वहां से इंडियन इकोनॉमी भी मजबूत हुई और कोई ऐसी चीज नहीं हुई है कि धर्म के मामले में किसी ने कुछ कहा हो, कभी भी।
बल्कि यहां तक बात हो गई है कि नरेंद्र मोदी खुद गए और यूएई में मंदिर तक का इनॉग्रेशन करके आए। अभी अभी की बात आप लोग सब जानते हैं। और वहां के शेख जो हैं उनकी मदद से मंदिर बना। ये सारी बातें, तो ये यूएई एक अलग चीज है, वहां कोई विवाद इस तरह का नहीं है, वहां कोई जंग नहीं चल रही है। इजराइल एक विवादास्पद, जो कि भारत ने इजराइल को रिकग्नाइज नहीं किया था। 1992 में जाके भारत ने इजराइल को रिकग्नाइज किया है। बताइए, 1948 में इजराइल बना था। तो भारत हमेशा इजराइल को एक गलत मुल्क की तरह देखता था। पाकिस्तान जैसे मजहब के आधार पर बना, वैसे इजराइल यहूदी मजहब के आधार पर बना, तो भारत उसको सही तरह से नहीं देखता था, उसको उससे रिश्ते नहीं रखता था। लेकिन अब आप देखिए सारी चीजें बदल गई। और ये वही बात है जो शुरू से इजराइल और बीजेपी में साठगांठ रही है एक लंबे समय से। इवन जो एनडीए फर्स्ट गवर्नमेंट थी वहां भी थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि खुद एक नेहरू जो फॉरेन पॉलिसी थी उसकी परंपरा के थे, इसलिए उन्होंने इसको उस तरह से आगे नहीं बढ़ने दिया एक स्तर से ज्यादा। लेकिन राकेश अडवाणी जैसे लोग थे जो इसको बढ़ा रहे थे। और उसके बाद नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल ही एक तरह से इजराइल की गोद में जाके बैठ गए। और अब ये स्थिति आ गई है कि आप अपने मजदूरों को इजराइल भेजेंगे। अच्छा, वही बात आ गई, लोग कहेंगे कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि अरे वो वहां तो जाते हैं, यूएई जाते हैं, तब आप नहीं कहते, अब इजराइल जा रहे हैं। देखिए वहां फर्क है, वही जो मैंने पहले कहा कि वहां पर कोई मजहब को लेके कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन इजराइल में यहूदी इतने कट्टर होते हैं कि हिंदुओं को गाली देते हैं, हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। इस तरह के बाकायदा ट्वीट्स आ चुके हैं। आप एक्स में देख लीजिए या गूगल में जाइए, वहां टाइप करिए कि व्हाट ज्यूज थिंक अबाउट इंडिया, इंडियंस, व्हाट ज्यूज थिंक अबाउट इंडियंस, और व्हाट ज्यूज थिंक अबाउट हिंदूज, हिंदुओं के बारे में यहूदी क्या सोचते हैं जो इजराइल के हैं। सारे यहूदी खराब नहीं है, यहूदी बहुत सारे लिबरल हैं, पढ़े लिखे हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने अच्छा काम किया है, वो अपनी जगह। लेकिन इजराइल जो एक राज्य है, जो एक उनकी विचारधारा है ज़ायनिज्म की, उनका जो धर्म है जूडाइज्म, लेकिन एक विचारधारा ज़ायनिज्म की है जो ये मानती है कि यहूदी पूरी दुनिया में उनको राज करने का अधिकार है। और वो काफ़ी यहूदी उनको नहीं मानते हैं इस विचारधारा को, लेकिन जो सत्ता में इस समय इजराइल में है वो इस बात को मानती है, जो नेतन्याहू हैं और उनके साथ एक्सट्रीम राइट विंग की पार्टीज है। तो भारतीयों को जिस तरह का वहां माहौल झेलना पड़ेगा, क्योंकि दुबई और सब जगह तो अपने देश के लोग इतने सारे हैं, उनके साथ घुल मिल जाते हैं लोग, गांव से भी जाते हैं, वहां भी घुल मिल जाते हैं। लेकिन इजराइल जब जाएंगे तो क्या स्थिति होगी? इजराइल में तो कोई है ही नहीं, वहां तो आपको दोयम दर्जे का, वहां जब वहां के जो अरब्स हैं, जो इजरायली सिटीजन हैं, उनको दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। ऑफिशियली इजराइल के संविधान में लिखा है कि जो अरब हैं वो दोयम दर्जे के नागरिक। तो तुमको कौन से राइट्स दे देंगे? दुबई जैसा माहौल वहां नहीं रहेगा। जो एक दुबई में आज़ादी है, जो आराम से एक भारतीय काम करके घर पैसा भेज सकता है, इजराइल में आप फंस जाओगे। और इजराइल में वहां पर लोग आपको जबरदस्ती बंधक बना के फौज में भी भेज सकते हैं। इतनी खतरनाक बात है। और इसका एक इतिहास है। हम लोग देखिए, आज़ाद होने के पहले 1947 के पहले अंग्रेजों ने इस तरह से बंधक बना के भारतीयों को मजदूरी करने के लिए दूर दूर देशों में भेजा था, मॉरिशस में, कैरिबियंस में। और उस समय 1830s में इंग्लैंड में स्लेवरी बैन हो गई थी। पूरे जहां जहां अंग्रेज हैं ब्रिटिश एम्पायर में स्लेवरी बैन हो गई थी। तो उनको एक दूसरा विकल्प चाहिए था, एक ऐसे मजदूर चाहिए थे जो गुलाम ऊपर से ना हो, अंदर से हो, और जिनको हम पेपर पे दिखा सकें ये गुलाम नहीं है। और इनको हम देखिए अपने प्लांटेशन में, शुगर प्लांटेशन में, रबर प्लांटेशन में, बाकी जगह हम इनको बुला रहे हैं काम करने के लिए, और इनके अधिकार लेकिन हैं, और ये गुलाम नहीं है उस तरह से। लेकिन असल में क्या हुआ? असल में जो मतलब करीब 10 लाख से ऊपर भारतीय जो गए, इंडेंचर्ड लेबर जिसको कहते हैं, जो मॉरिशस में, कैरिबियन आइलैंड में, तमाम ब्रिटिश जो जगह हैं वहाँ पर गए, उनको वहाँ पर गुलामों जैसा ट्रीट किया गया। आज भी लोग हैं वहाँ पर, आज भी देखिए बहुत बड़ी संख्या बिहार की, इस ईस्टर्न पूर्वांचल की, वो ऐसी जगहों पर है। और उनको उनके, और इस समय उनकी स्थिति दूसरी है, अच्छी स्थिति है, लेकिन उनके पूर्वजों के साथ जो अत्याचार हुआ, जो उनको गुलाम समझा गया,
ये जो सारी बातें हैं ये बहुत ही खतरनाक है। और उनकी जो स्थिति आज अच्छी है वो इसीलिए अच्छी है क्योंकि 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो हर जगह जो भारतीय थे उनको इज्जत की निगाह से देखा जाने लगा, लेकिन 1947 के पहले उनको केवल एक गुलाम के रूप में देखा जाता था। और अभी जो स्थिति है कि भारत में जो लेबर है, यहाँ पर नौकरी की बहुत ज़्यादा एक क्राइसिस है, और ये जो केवल मजदूर वहाँ पर नहीं जा रहे, जैसे मैंने कहा स्किल्ड वर्कर्स तक को वहाँ पर भेजा जा रहा है, और स्किल्ड वर्कर्स को 1 लाख से ऊपर जो मान लीजिए कमाएंगे उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा? उनको यहूदी दोयम दर्जे का नागरिक समझेंगे या उनके कुछ अधिकार होंगे? इस तरह के तमाम सवाल हैं हमारे सामने, और इन चीज़ों को ये सरकार एड्रेस नहीं कर रही है। मोदी सरकार इस मामले में बिल्कुल खामोशी अख्तियार की हुई है, और उससे कोई भी सवाल करता है तो वो इस बारे में वो कन्नी काट जाती है। अब आप देखिए सवाल कितना बड़ा है कि क्या भारत फिर से बंधक मजदूरों को सप्लाई करने का देश बनने जा रहा है? क्या भारत फिर उसी स्थिति में जा रहा है जहां बंधक मजदूरों को सप्लाई करता था पूरी दुनिया को, ताकि पूरी दुनिया की इकॉनमी चल सके? क्या जो डिग्निटी हमें वहां पर यूएई और सब जगह मिली थी, क्या वो हमको इजराइल में मिलेगी? दूसरी बात, इजराइल के साथ, इजराइल एक ऐसा देश है जिसने फिलिस्तीन पर कब्जा कर रखा है। कल को इजराइल खत्म हो जाएगा तब, कल को पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इजराइल को खत्म कर देगी, तब क्या स्थिति बनेगी? और अगर यहाँ के लोगों को उन्होंने लड़ाई में झोंका और यहाँ के लोग मारे गए लड़ाई में जो फिलिस्तीन के साथ चल रही है, तो क्या होगा फिर? कौन जिम्मेदार होगा उसका? ये जो सारी चीजें हैं ये भारत सरकार को बहुत संजीदगी से समझनी चाहिए थी, लेकिन जो सरकार अपने लोगों के प्रति संजीदा नहीं भारत में, उस सरकार से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो भारतीय मजदूरों के प्रति संजीदा हो? और एक तरह से इजराइल के चंगुल में उनको ये सरकार ढकेल रही है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।